क्या बांग्लादेश का मुस्तकबिल अब एक नए मोड़ पर आ गया है? क्या बांग्लादेश में आज का चुनाव न सिर्फ सत्ता बल्कि देश की नई सियासी दिशा तय करेगा? क्या शेख हसीना के बिना पहली बार हो रहा चुनाव बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा? क्या जुलाई चार्टर पर हो रही रेफरेंडम देश के संविधान और सत्ता संरचना को नया रूप देगा? ये सारे सवाल बांग्लादेश के चुनाव को शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात लोकतंत्र की पर्देदारी में हेर फेर का इशारा कर रहे हैं। ये सोचना ही बेहद अजीब और चौंकाने वाला हो सकता है कि जिस शख्स ने बांग्लादेश बनवाया उसी की पार्टी चुनाव से बेदखल है, उस पर बैन है। उस पार्टी की पीएम शेख हसीना को अपना ही मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में जिंदगी महफूज रखनी पड़ रही है। उस पार्टी की पीएम शेख हसीना को अपने ही मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में जिंदगी महफूज रखने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये सियासत है और बांग्लादेश की राजनीति अपने सबसे अलग मोड़ पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। करीब 12 करोड़ 70 लाख वोटर 300 संसदीय सीटों के लिए अपने मताधिकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग बैलेट पेपर से हो रही है। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी, लेकिन ये चुनाव सामान्य नहीं है। इसे बांग्लादेश के इतिहास का सबसे अहम चुनाव माना जा रहा है। इसकी वजह है पिछले साल हुआ बड़ा राजनीतिक बदलाव। जुलाई अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटा दिया था। आंदोलन के दौरान हिंसा और दमन के आरोप लगे थे। बाद में शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी। और इतना ही नहीं, उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व महमूद यूनुस कर रहे हैं, ने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया था। इस तरह ये पहला चुनाव है जो बांग्लादेश में अवामी लीग के बिना हो रहा है। दशकों से देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी का चुनाव से बाहर होना अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। अब सवाल उठता है कि मुकाबला किन के बीच है? मुख्य लड़ाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 पार्टी गठबंधन के बीच मानी जा रही है। बीएनपी का नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। वो 17 साल से निर्वासन के बाद हाल ही में ढाका लौटे हैं और प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और दूसरी ओर शफीकुर रहमान हैं, जो जमात इस्लामी के आमिर हैं। जमात का इतिहास विवादों से भरा रहा है, खासकर 1971 की आज़ादी की लड़ाई के दौरान उसकी भूमिका को लेकर। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियां भी मैदान में हैं, जैसे जातीय पार्टी और कुछ वामपंथी दल। लेकिन ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली मुकाबला बीएनपी गठबंधन और जमात समर्थित गठबंधन के बीच है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसके साथ एक महत्वपूर्ण रेफरेंडम भी हो रहा है। मतदाता 2 वोट डाल रहे हैं, एक संसदीय चुनाव के लिए और दूसरा जुलाई चार्टर पर। ये चार्टर पिछले साल के आंदोलन के बाद तैयार किया गया था। अंतरिम सरकार ने इसे नवंबर में एक अध्यादेश के जरिए पेश किया था। जुलाई चार्टर का मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे में सुधार करना है। रेफरेंडम के जरिए जनता से पूछा जा रहा है कि क्या वो इन प्रस्तावित बदलावों से सहमत है। पहला बड़ा प्रस्ताव ये है कि चुनाव से पहले केयरटेकर सरकार, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं जुलाई चार्टर में तय प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाएं। बांग्लादेश में पहले भी केयरटेकर सरकार की व्यवस्था रही है, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया। अब इसे नए ढांचे में फिर से लाने की बात हो रही है। दूसरा प्रस्ताव संसद को 2 सदनों वाली बनाने का है। अभी बांग्लादेश में एक ही सदन है। प्रस्ताव है कि एक अपर हाउस बनाया जाए जिसमें 100 सदस्य होंगे। इन सदस्यों का चयन पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर होगा। संविधान में बदलाव के लिए अपर हाउस की मंजूरी जरूरी होगी। इससे शक्ति संतुलन की नई व्यवस्था बन सकती है। और तीसरा प्रस्ताव और भी व्यापक है। इसमें 30 सुधारों को लागू करने की बात की गई है, जिन पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनी। इनमें संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, डिप्टी स्पीकर और संसदीय समितियों के अध्यक्ष विपक्ष से चुनना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित करना, राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाना
मौलिक अधिकारों का विस्तार करना और न्यायपालिका व स्थानीय सरकार को ज्यादा स्वतंत्र बनाना शामिल है। चौथा प्रस्ताव ये है कि जुलाई चार्टर में बताए गए अन्य सुधार भी राजनीतिक विवादों के अनुसार लागू किए जाएं। अगर ये रेफरेंडम पास हो जाता है तो बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण कम हो सकता है और संस्थाओं को ज्यादा स्वतंत्रता मिल सकती है। लेकिन अगर जनता इसे खारिज करती है तो अंतरिम सरकार की वैधता और सुधार एजेंडा पर सवाल उठ सकते हैं। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।